हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जी प्रोटीन एंड सेकंड मैसेंजर्स। जी प्रोटीन आप कंटिन्यूसली अपने थ्रू आउट एंडोक्राइन सिस्टम सुनते रहेंगे। तो आज मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ कि असलियत में जी प्रोटीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे एक्ट करता है। फिर हम बात करेंगे सेकंड मैसेंजर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि सेकंड मैसेंजर्स कैसे एक्ट करते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये दोनों पॉइंट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी प्रोटीन हमारे पास क्या होता है। तो जी प्रोटीन क्या काम करता है, हमारे पास जो एक्सटर्नल सिग्नल्स आते हैं मतलब हॉर्मोन्स, जब ये मान लीजिए हार्मोन है, ठीक है, ये हार्मोन रिसेप्टर से जाके जुड़ा, तो जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा तो एक तरीका का ये क्या हो गया हमारे पास एक्सटर्नल सिग्नल। तो वो जो एक्सटर्नल सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इंट्रा सेल्यूलर इफेक्ट्स में। मतलब वो क्या करेगा, किसी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और अगर प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो वो प्रोटीन आगे क्या करेगा, कुछ ना कुछ सेल में इफेक्ट लाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई एक्सटर्नल सिग्नल आया और उससे मेरे पास इंट्रा सेल्यूलर इफेक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये काम कौन करता है, हमारे पास जी प्रोटीन करता है। अब इसका नाम जी प्रोटीन क्यों पड़ा, क्योंकि ये गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब क्या जुड़ा होगा इससे, जीडीपी या जीटीपी। जी का मतलब होता है गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, इसलिए इसका नाम जी प्रोटीन पड़ा। अब जो हमारे पास जी प्रोटीन होता है उसके 3 सब यूनिट होते हैं। अब यहाँ से आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, तो अगर कहीं ध्यान इधर उधर टीवी या मोबाइल में है तो वापस अपने स्क्रीन पर लाइए। ठीक है, तो 3 सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट। यहाँ पे देखिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक है मेरे पास अल्फा सब यूनिट, एक है मेरे पास गामा सब यूनिट और एक है मेरे पास बीटा सब यूनिट। ये जिस तरीके से बना रखा है उसी तरीके से आपको पूरी थ्योरी याद रखनी है कि जो जी प्रोटीन का अल्फा और गामा सब यूनिट होता है वो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है उसके इनर साइड पे अटैच होता है, और वहीं जो हमारे पास बीटा सब यूनिट होता है वो अल्फा और गामा से अटैच होता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक जीडीपी अटैच होता है। अब जीडीपी तो 100% अटैच हो गई, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, जी प्रोटीन। ठीक है, तो जीडीपी किससे अटैच होता है, हमारे पास अल्फा सब यूनिट से अटैच होता है। ये तब की बात है जब तक हार्मोन जो है हमारे पास रिसेप्टर से जुड़ा नहीं है। ठीक है, अभी तक हार्मोन रिसेप्टर से नहीं जुड़ा है। अब क्या होगा हमारे पास, जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर से आके जुड़ेगा तो क्या होगा हमारे पास, ये देखिए अल्फा सब यूनिट और जीडीपी, जो जीडीपी था वो किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, जीटीपी में। जीडीपी किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, जीडीपी में। ग्वानोसिन डाइफॉस्फोराइलेट से कन्वर्ट हो जाएगा वो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फोराइलेट। ठीक है, तो जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो अल्फा और जीटीपी है ये इस सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाते हैं, और जुड़ा हुआ कौन रह जाता है, गामा और बीटा। ठीक है, तो ये जो अलग हुआ हुआ अल्फा है वो क्या करेगा, जो दूसरे मेम्ब्रेन लिंक्ड एंजाइम्स है उस पर जाके एक्ट करता है, जैसे कि एडिनाइल साइक्लेज। ये आप आगे जब मैं अच्छे से हार्मोन एक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप याद रखिए कि वो जाके किसी ना किसी एंजाइम या फिर प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है। अगर प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, एक तरीके का सेलुलर रेस्पॉन्स लाएगा। तो यहाँ पे जी प्रोटीन ने क्या किया, एक तरीके का सेलुलर रेस्पॉन्स लाया। ठीक है, तो ये मेन काम है जी प्रोटीन का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि एक बार अगर इसने एक्शन कर दिया तो ये वापस अपनी जगह पे कैसे आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये अलग हुआ था, तो वापस ये जगह पे कैसे आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी। मतलब जो जीटीपी है वो वापस किस में टूटता है, जीडीपी में। जीटीपी किस में टूटेगा, जीडीपी में। ठीक है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में टूटेगा, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट में टूटेगा। मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अलग होगा तो जीडीपी अल्फा बन जाएगा और वो जाके वापस क्या, अपनी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी से वापस हमारे पास ये जो जी प्रोटीन है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। इस तरीके से जी प्रोटीन एक्ट करता है। ठीक है, और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि जी प्रोटीन का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल है। ये क्या एग्जांपल है, मेरे पास क्या है, वेगस नर्व। तो वेगस नर्व आपको पता होगा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करती है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कैसे होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज करके। ठीक है, तो पहला सिनेरियो में लेता हूं कि ये जो एसिटाइल कोलिन है मेरे पास वो किस पे एक्ट कर रहा है, मस्केरिनिक रिसेप्टर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट के
M1 रिसेप्टर पे जाके ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। हार्ट के M1 या फिर मतलब मस्केरिनिक रिसेप्टर्स पे जाके ये एक्ट कर रहा है। अब अगर ये हार्ट के रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा तो हमारा कौन सा सब यूनिट एक्टिवेट होगा? बीटा गामा। एक तो क्या था मेरे पास? अल्फा और GDP, और दूसरा क्या है मेरे पास? बीटा और गामा। तो ये दो सब यूनिट मेरे पास टोटल है। अब तो ये वाला जो है वो बीटा गामा सब यूनिट एक्टिवेट करेगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा मेरे पास क्या होगा? ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। अगर पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो ये मैंने आपको नर्व मसल फिजियोलॉजी में पढ़ा रखा है, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन। और अगर हाइपर पोलराइजेशन हो गया तो मेरे पास जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो एक तरीके से वेगस नर्व ने कैसे एक्ट किया? हार्ट रेट को डिक्रीज करके, वो भी किसके थ्रू? बीटा गामा सब यूनिट का एक्टिवेशन करके। वहीं हम दूसरी तरफ देखें, अगर मस्केरिनिक रिसेप्टर्स ऑफ स्मूथ मसल एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे पास? मस्केरिनिक रिसेप्टर्स ऑफ स्मूथ मसल अगर एक्टिवेट हो रहे हैं तो हमारे पास अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अगर अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी तो मेरे पास क्या होगा? क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल। अब देखिए पोटेशियम चैनल क्लोज हो गए, अगर पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। अगर डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या होगा? स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो ये क्लासिक एग्जांपल था जिसमें हमने देखा कि कैसे अल्फा सब यूनिट और बीटा गामा सब यूनिट अलग अलग एक्ट करके अलग अलग फंक्शंस लाती है। तो ये आपको यहाँ पे आपको जी प्रोटीन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं सेकंड मैसेंजर्स की। तो सेकंड मैसेंजर्स क्या होता है? तो नाम से आपको पता चल रहा होगा ये एक तरीके का इंटरमीडिएट मैसेंजर है, मतलब जो बाद में एक्ट कर रहा है। तो ये किस तरीके से एक्ट करता है? तो आपको एक जनरल ओवरव्यू लेना है कि हार्मोन एक्ट कैसे करता है। तो हार्मोन क्या करता है? मान लीजिए ये मेरे पास एक हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करेगा? रिसेप्टर्स पे जाएगा। ये हार्मोन का रिसेप्टर था टारगेट ऑर्गन पे जहाँ पे ये गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे मेरे पास क्या है? अल्फा, गामा, बीटा, मतलब ये क्या है मेरे पास? एक जी प्रोटीन। तो जैसे ही ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, वो मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट करता है। तो वो एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा? आगे जाके सेकंड मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो वो सेकंड मैसेंजर्स क्या करेंगे? इस प्रोटीन तक जाएंगे। मतलब आप ये समझिए कि जो जी प्रोटीन एक्टिवेट भले हो गया लेकिन उसको काम कहीं और करना है, सेल के अंदर जाके कहीं और काम करना है। तो ये काम को इंटरमीडिएट, मतलब इसके बीच में हेल्प कौन करेगा? तो जो हेल्प करते हैं एंजाइम्स या फिर कोई भी केमिकल या फिर कोई भी चीज़ जो इस चीज़ में हेल्प कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड मैसेंजर्स। फॉर एग्जांपल इस चीज़ में हमारे पास जो मेन हेल्प करता है वो होता है साइक्लिक AMP या फिर साइक्लिक GMP या फिर कैल्शियम या फिर IP3DAG, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको जो बताया है वो क्या काम करते हैं मेरे पास? ये जो मैंने आपको बताया था कि जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, अब वो इन सेकंड मैसेंजर्स के थ्रू एक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा। और जैसे ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेलुलर रेस्पॉन्स आ जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो सेल का फंक्शन है वो किस तरीके से होता है कि जो DNA है वो RNA में कन्वर्ट होता है, RNA जो है वो प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन जाके कुछ एक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं हार्मोन्स के थ्रू कैसे एक्ट करवा रहा हूँ कि हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली जाके इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहे हैं, प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सेलुलर रेस्पॉन्स आ रहा है। तो ये आप समझिए कि डायरेक्ट अगर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक बहुत ही तरीके का फास्ट प्रोसेस होता है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। अगर मैं DNA से RNA बनाऊँ, RNA से प्रोटीन बनाऊँ तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसके थ्रू नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट फास्ट प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और डायरेक्ट जाके प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? हमारे सेकंड मैसेंजर्स करते हैं। ये याद रखिए, जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक्स्ट्रा मतलब ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर है तो जनरली जो हमारे पास हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है। अगर मान लीजिए ये लिपिड हार्मोन है तो लिपिड हार्मोन क्या करेगा? लिपिड या फिर स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड हार्मोन क्या करेगा? डायरेक्ट इंट्रासेलुलर जाता है, मतलब वो सेल के अंदर जाता है। अब सेल के अंदर जाके अगर वो एक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा? पहले DNA बनाएगा, फिर RNA, मतलब वो स्लो प्रोसेस के थ्रू जाएगा। तो जो हमारे सेकंड मैसेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस पूरे प्रोसेस को एकदम फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक क्लियरेंस आ गया होगा।
तो यूजुअली जो सेकेंडरी मैसेंजर्स है वो किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। और वो प्रोटीन काइनेज क्या करेंगे, प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेंगे। याद रखना, वो क्या करेंगे, प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेंगे। और अगर प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेलुलर रेस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर दे आर एक्सट्रीमली रैपिड। मतलब जो हमारे पास ये जो होता है ना, मतलब पेप्टाइड हार्मोन जिस तरीके से एक्ट कर रहा है वो बहुत ही तेज प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं वो बहुत कम नंबर में है। मैंने जैसा आपको बताया, जो 4-5 नाम मैंने आपको बताया ना, जैसे CAMP, CGMP, तो वो 4-5 ही होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। लेकिन ये एक बहुत ही वाइड फंक्शन, मतलब वाइड कैसे बोले, स्पेक्ट्रम में एक्ट करते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार कि सेकेंडरी मैसेंजर्स तो इतने से है और वो एक्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो बाद में पता चला जो फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सेल के अंदर जाके हमने कौन से एंजाइम को एक्ट किया है। ठीक है, मान लीजिए ये सेल था, उसके अंदर प्रोटीन तो वो वही है सेकेंडरी मैसेंजर, लेकिन जिस प्रोटीन या फिर जिस एंजाइम पे जाके ये सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्ट करेंगे वो कौन सा एंजाइम है। तो जो डाइवर्स तरीके के मतलब वो जो सेकेंडरी एंजाइम्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो क्या होगा। तो ये जनरल मतलब आपको सिर्फ याद रखने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी मेन जो चीज़ थी वो ये समझना था कि सेकेंड मैसेंजर्स होते क्या है और किस तरीके से ये तेज काम करता है। लोग समझते हैं कि इंट्रासेल्युलर अगर काम करूंगा मैं तो फटाफट होना चाहिए। नहीं, इंट्रासेल्युलर अगर काम करूंगा तो उससे पहले DNA बनेगा, RNA बनेगा और फिर प्रोटीन बनेगा, तो वो धीरे होगा। लेकिन अगर मैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करूंगा तो उससे सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्टिवेट होंगे और वो सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेंगे। किसके थ्रू, प्रोटीन काइनेजेस के थ्रू। ये नाम आपको याद रखना है, प्रोटीन काइनेजेस के थ्रू प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेंगे जिससे कि हमारे पास सेलुलर रेस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड मैसेंजर्स एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमने इस टॉपिक को ख़त्म कर लिया है। अब हम अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर में देखेंगे व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो हमारा मेन टॉपिक है कि हार्मोन असलियत में काम कैसे करता है वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। उसी के अंदर हम इस सेकेंड मैसेंजर्स को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। जितने ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और वीडियोस बनाने के लिए, और इस तरीके से आप मेरी मतलब मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।